This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. And nowadays at NEET Vinayak YouTube channel. बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। इसके 4 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं और आज 5वां एवं लास्ट लेक्चर है। और जैसा कि आपको मालूम है हमारा सारा डिस्कशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी को हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखें एनसीईआरटी में क्या क्या हमने पढ़ लिया है और क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, एक बार इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हाँ, ये हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। 11th एनसीईआरटी का ये 22nd चैप्टर है और इसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट हैं। 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, ये हमने पहले लेक्चर में लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 332 से 339 के बीच में है। इसे हमने कंप्लीट किया था 2nd, 3rd एंड 4th लेक्चर में। और आज हम लेने वाले हैं 22.3, जिसमें हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और उसके बाद 22.4 मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये 2 पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 22.3 एंड 22.4। और निश्चित रूप से ये कंप्लीट करते करते ये टॉपिक लगभग आपको याद हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट्रियम ऑफ हार्ट एंड किडनी। इसके बारे में बात करने से पहले जरा 1-2 बातों को हम समझ लें। देखो बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना है, पहले भी हमने बात किया था कि जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियास। इनके अलावा कुछ और ऐसी एंडोक्राइनिन सेल हैं जो कि डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। कैसा एंडोक्राइनिन सेल है? ये डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल है। मतलब जैसे मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल में, अब बच्चों अच्छे से याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं स्टमक में कुछ एक डिफ्यूज सेल पाई जाती है जो कैसे काम करती हैं, जो एंडोक्राइनिन ग्लैंड की तरह से काम करती हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। इसी तरह से हार्ट के एट्रियम में, अगर हम बात करें हार्ट के एट्रियम में भी कुछ एक डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड है और ये सारी एंडोक्राइनिन ग्लैंड काम करती हैं किसके फॉर्म में? ये डिफ्यूज एंडोक्राइनिन के फॉर्म में, जिन्हें कभी कभी हम लोग ऐसे भी कह देते हैं एडिशनल और एसेसरी एंडोक्राइनिन ग्लैंड। तो मेन ग्लैंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी किसका नंबर है? अभी एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये दोनों ग्लैंड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हार्ट और किडनी, ये दोनों एडिशनल ग्लैंड में आता है। इस बात को याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट? ये दोनों किस में आते हैं? एडिशनल ग्लैंड में। सबसे पहले हम बात करें हार्ट के एट्रियम के बारे में। हार्ट का एट्रियम और ऑरिकल, उसमें कुछ एक डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल पाई जाती हैं। डिफ्यूज टाइप ऑफ एंडोक्राइनिन सेल किसका सीक्रेशन करती हैं? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और ये फैक्टर क्या करता है? ये बीपी को डिक्रीज करने का काम करता है। गॉट इट माय पॉइंट? इसका मतलब जब भी बीपी बढ़ जाएगा तो एट्रियम ऑफ हार्ट से किसका सीक्रेशन होगा? एट्रियल नाइट्री
यूरेटिक फैक्टर का, और ये क्या करेगा, ये बीपी को डिक्रीज करने का काम करता है। गॉट इट माय पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किडनी, तो किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ किडनी। जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जक्स्टा मतलब होता है नियर बाई, और ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। और जक्स्टा मतलब क्या होता है? नियर बाई। तो इसकी खास बात क्या है? ये ग्लोमेरुलस के बिल्कुल बिल्कुल नियर बाई होता है, ग्लोमेरुलस के पास में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ग्लोमेरुलस के ये बिल्कुल नियर बाई, बिल्कुल पास में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट माय पॉइंट। और ये हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करता है। इरिथ्रो मतलब क्या होता है? आरबीसी, और पोइसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ये हार्मोन क्या करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन के रेट को बढ़ाता है। बच्चों ये बात समझ आ रही है? आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर। और रेड बोन मैरो की जो सेल है उनके डिवीजन से क्या बनता है? आरबीसी बनता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? ये आरबीसी फॉर्मेशन के रेट को बढ़ाता है, या आरबीसी फॉर्मेशन के रेट को मेंटेन करके रखता है। जबकि एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है? बीपी को डिक्रीज करने का काम करता है। यहीं पर ये सब लिखा हुआ है। इसके बारे में ये एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 22.3 है, हार्मोन फ्रॉम हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे हम बात कर लें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में भी बहुत सारे डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल पाई जाती है। बच्चों पहले हम लोगों ने बात किया था, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? अगर अच्छी तरह से याद रखना, अगर एंडोक्राइनिन ग्लैंड का जो कंपोजिशन है वो कैसा है? सेलुलर है या लोअर लेवल का कंपोजिशन है, तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। बच्चों इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, सही ढंग से इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट माय पॉइंट। चलो फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एंडोक्राइनिन सेल हैं, डिफ्यूज सेल है, थोड़ा सा बात उनके बारे में भी कर लिया जाए। चलिए, तो देखो एंडोक्राइनिन एंड एलिमेंट्री कैनाल की जो एंडोक्राइनिन ग्लैंड है वो 8 या 9 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। बट आपके एनसीईआरटी में इनमें से कुल मिलाकर 4 ग्लैंड का डिस्कशन है, तो हम भी उनके ही बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे। देखो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है स्टमक की दीवार में पाए जाने वाली डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल से, जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गॉट इट माय पॉइंट। क्या कहलाता है? गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन कहां पर काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है, स्टमक में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है। और ये क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा कौन सा है? एंटेरोगेस्टेरोन और GIP मींस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये गैस्ट्रिन का एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? अपोजिट। ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड पर ही काम करता है, लेकिन गैस्ट्रिन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। फिर तीसरा हार्मोन है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन।
कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसका सीक्रेशन का ये कहाँ पाया, इसका सीक्रेशन कहाँ होता है, ड्यूटीनम में पाई जाने वाली डिफ्यूज एंडोक्राइनिन सेल से। और ये दो जगह काम करता है, एक तो गॉल ब्लैडर पर काम करता है, दूसरा एसिनस ऑफ पैंक्रियास। बेटा पैंक्रियास में हम लोगों ने बात किया था कि एसिनस जो है वो पैंक्रियास की एंडोक्राइनिन सेल है। कौन सा सेल है, पैंक्रियास का एंडोक्राइनिन सेल है एसिनस, ठीक है ना। और ये किसका सीक्रेशन करता है, पैंक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करता है, ठीक है। अब सीसी के हम देखें, सबसे पहले कहां काम करेगा, गॉल ब्लैडर पर काम करेगा। और गॉल ब्लैडर में ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चों अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, जब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गॉल ब्लैडर में पाया जाने वाला बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर कहां पहुंच जाएगा, एम्पुला ऑफ बेटर से होता हुआ ड्यूटीनम में पहुंच जाएगा। तो सीसी के कॉलीसिस्टोकाइनिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिलीज करवाना। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। फिर इसका दूसरा काम कहां करता है, ये एसिनस ऑफ पैंक्रियाज, यहां पर क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम। ये पैंक्रिएटिक एंजाइम के सीक्रेशन का काम करता है। और याद रखना सीसीके एक और हार्मोन है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, पैंक्रियोजाइमिन। कौन सा, पैंक्रियोजाइमिन, उसके साथ मिलकर ये दोनों काम करता है। सीसीके का प्राइमरी टारगेट क्या है, गॉल ब्लैडर, और सेकेंडरी टारगेट क्या है, एसिनस ऑफ पैंक्रियास। अगर हम पैंक्रियोजाइमिन की बात करेंगे तो उसका प्राइमरी टारगेट क्या होगा, एसिनस ऑफ पैंक्रियास, और सेकेंडरी टारगेट क्या होगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर हम बात करें सीक्रेटिन, ठीक है। सीक्रेटिन ये कहां काम करता है, पैंक्रियास के एसिनस पर, बट इसका काम सीसीके से थोड़ा अलग है। ये क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड वाटर। सबसे पहले पैंक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, फिर उसमें बाइकार्बोनेट और वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करके चलता है। तो बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, ये चार हार्मोन कुल मिलाकर एनसीईआरटी में है। कौन सा, गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन, सीसीके एंड सीक्रेटिन। जो छूट जाते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हिपैटोक्राइनिन, जो किस पर काम करता है, हिपैटोसाइट पर। दूसरा पैंक्रियोजाइमिन, जो सीसीके के जैसा काम करता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ड्यूक्राइनिन, और चौथा हो जाएगा एंटेरोक्राइनिन। तो ये चार हार्मोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, वही जो हम पढ़कर आए वही सभी लिखा हुआ है। ये मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर डिक्रीज द बीपी। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, एएनएफ इज सीक्रेटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करेगा, जिससे बीपी डाउन हो जाएगा। फिर ये हमने बात कर लिया, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी का हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के जो ग्लैंड हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया। बच्चों एक बात यहां पर याद रखना, ये सारे नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल नीट विनायक पर हैं, और वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे नोट्स ऑलरेडी वहां पर हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा बात कर लें ग्रोथ फैक्टर के बारे में। बॉडी के अलग अलग पार्ट में अच्छी तरह से बच्चों इस बात को याद रखना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में कुछ खास तरह के हार्मोन पाए जाते हैं जो कहलाते हैं ग्रोथ हार्मोन। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना बेटा, क्या कहलाता है, ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में होता है, ठीक है ना। और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट की ग्रोथ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बात करें कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए
ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो several other non-endocrine tissue secrete hormone called growth factor. These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing regeneration. याद रखना, बॉडी के लगभग सभी पार्ट में ये ग्रोथ फैक्टर है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ हार्मोन, कितने टाइप के हार्मोन होते हैं, याद रखना। अब थोड़ा सा बात इस बारे में हम लोग कर लें, कितने टाइप के हार्मोन होते हैं। देखो, अधिकांश जो हार्मोन होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन हार्मोन अमीनो एसिड से भी बने होते हैं, और जो अमीनो एसिड से बने हार्मोन है वो क्या कहलाते हैं? कैटेकुलेमाइन। और उसके अलावा तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी कौन सा है? स्टीरॉयडल हार्मोन। तो थोड़ा सा बात कर ले इसके बारे में। एक चार्ट हमने बनाया है, थोड़ा सा डिस्कशन इस चार्ट के बारे में हम लोग कर ले। देखो, अब ये फॉर्मूला याद रखना, सिट पप्पू, पप्पू बैठ जाओ। जरा कल्पना करके देखना, कोई पप्पू है, वैसे तो कोई पप्पू है, जैसे आप कोई बच्चा है जिसका नाम पप्पू है, उसको आप बोल रहे हैं सिट पप्पू, पप्पू बैठ जाओ। तो यहां पर एस का मतलब क्या है? स्टीरॉयडल हार्मोन। और स्टीरॉयड एक तरह का फैटी कंटेंट है। आई का मतलब है आयोडोटायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। ये टायरोसिन से बनने वाले अमीनो एसिड हैं जिनमें आयोडीन भी लगा होता है। और तीसरा है टायरोसिन, ये एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन है जो कि डायरेक्टली टायरोसिन से बने होते हैं। और पी फॉर पेप्टाइड। यहां पर 3 कैटेगरी आ जाएगी, प्रोटीन, लार्ज पेप्टाइड एंड स्मॉल पेप्टाइड। प्रोटीन भी आ जाएगा, लार्ज पेप्टाइड भी आ जाएगा, और स्मॉल पेप्टाइड भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक दो बातें हमें और समझनी है, पहले उनको समझें फिर हम इन डायग्राम पे आते हैं। एक दो बातें को यहां पे और समझना है, थोड़ा सा ये देख लो। देखो, हमने पहला कैटेगरी कौन सा लिया है? स्टीरॉयडल। स्टीरॉयडल में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। याद रखना, एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन इस कैटेगरी में नहीं आते, केवल एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है? गोनेडियल हार्मोन, मतलब टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन। आयोडोटायरोसिन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? T3 T4 हार्मोन। और टायरोसिन अब जो कि अमीनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव है, T3 और T4 का भी बेसिक कैटेगरी यही है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन। ये दोनों कहां से निकलते हैं? ये दोनों एड्रीनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी यहां पे हो गया। और चौथा कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी है, स्मॉल पेप्टाइड। अगर स्मॉल पेप्टाइड की बात करें तो याद रखना, एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड अदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर या हार्मोन। और इनके अलावा जितने भी हार्मोन हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो लार्ज पेप्टाइड या प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, एक बात को यहां समझने का प्रयास करते हैं। बेटा, बहुत अच्छी तरह से इस चार्ट को देखना। ये चार्ट, हाँ, बहुत अच्छी तरह से इस चार्ट को देखना। फिर वही चार्ट हमने लिया है, सिट पप्पू थोड़ा सा यहां पर चेंज किया है। एस फॉर स्टीरॉइड, आई फॉर आयोडोटायरोसिन। ये 2 कैटेगरी के हार्मोन कहाँ इनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। जरा इस बात को समझो, पहले जरा एक डायग्राम देखो। देखो बेटा, 2 तरह के हार्मोन है। ठीक है, जरा इस बात को समझो, 2 तरह के हार्मोन हैं। अधिकांश, देखो ये हमने एक सेल का डायग्राम यहां पर बनाया। देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अच्छी तरह से याद रखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल का डायग्राम हमने बनाया। आउटर लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर लेयर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और दोनों के बीच में यहां पर ये क्या है, यहां पर है साइटोप्लाज्म, और अंदर के साइड में क्या हो जाएगा, अंदर के साइड में हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर के साइड में हो जाएगा साइटोप्लाज्म। गॉट इट माय पॉइंट, ये साइटोप्लाज्म और ये हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब जो पहले कैटेगरी का हार्मोन है उसका रिसेप्टर कहां पर होता है, देखो ये इसका रिसेप्टर है, इसका रिसेप्टर क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, तो पहले कैटेगरी का हार्मोन कहाँ है, प्लाज्मा, हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जबकि दूसरे कैटेगरी का कहाँ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जरा समझो कि आखिर हार्मोन के रिसेप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इस बात को समझो। हार्मोन जब ब्लड में होता है तो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, अच्छी तरह से याद रखना, इनएक्टिव होता है। और जब ये अपने रिसेप्टर पर आकर अटैच होता है तो हार्मोन एक्टिव हो जाता है। बच्चों इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, जब ये अपने रिसेप्टर पर आकर जुड़ जाएगा तो हार्मोन कैसा हो जाएगा, एक्टिव हार्मोन हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। गॉट इट माय पॉइंट, जब तक ये ब्लड में है तो इनएक्टिव है। इनएक्टिव हार्मोन कहाँ जुड़ेगा, रिसेप्टर पर, और जब ये रिसेप्टर पर जुड़ जाएगा तो कैसा हार्मोन हो जाएगा, एक्टिव हार्मोन हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहला कैटेगरी हमने बात किया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, एक तो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन और एक अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन। ठीक है, अच्छा अब जरा हम आ जाएं दूसरा कैटेगरी की बात कर लें। अब ये दूसरा कैटेगरी देखो, इसका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है, मतलब कहां पर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर है इसका रिसेप्टर। ठीक है, तो ऐसा रिसेप्टर क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब इसका एक्टिवेशन कहां होगा, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके, साइटोप्लाज्म को पार करके कहां पहुंच जाएगा, अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा, तब इस हार्मोन का एक्टिवेशन होगा। और ये यहां तक याद रखना, इस बात को अच्छी तरह से, इस कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन आते हैं और T3 T4 आते हैं। इस बात को याद रखना, स्टीरॉयडल और T3 T4, ये दो जो हार्मोन है इनका रिसेप्टर कहां पाया जाता है, इनका रिसेप्टर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। गॉट इट माय पॉइंट। अब जरा ये चार्ट देख लो, इसमें जो स्टीरॉयडल हार्मोन है और जो आयोडोटायरोसिन है, इनका रिसेप्टर कहाँ है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर है। जबकि जो टी, ठीक है, जबकि जो दूसरा कैटेगरी है, जो हमारा दूसरा कैटेगरी है, ठीक है, उनका उनका कहां पर है, जिसमें टायरोसिन वाला आ जाएगा, मतलब एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन आ जाएगा, और बाकी प्रोटीन, पेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, इनका रिसेप्टर कहां पर है, इनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, अगर आप वीडियो देखते हो और किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है, मुझे तुरंत फोन करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और वीडियो के बारे में कमेंट निश्चित रूप से करते रहें, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उत्साह मेरा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा हार्मोन के काम करने के तरीके को हम और यहाँ पे जानने का प्रयास अब थोड़ा सा करते हैं, कैसे हार्मोन काम करता है। ये हमने थोड़ा सा, एक बार हम इसको और पढ़ के देख लें। देखो दो कैटेगरी में हमने उसी बात को आगे बढ़ाया, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो मेम्ब्रेन, जिनका मेम्ब्रेन बाउंड जो है रिसेप्टर है, ये हम पढ़कर आए हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब क्या है, सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर।
ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। जबकि दूसरे वाले का नाम क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और इस कैटेगरी में कौन सा आता है? स्टीरॉयडल हार्मोन और T3 एंड T4। बाकी सभी किस कैटेगरी में आते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड पर। इसको हम पढ़ के आ रहे हैं, बट ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार्ट है, इसलिए मैं ये आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? काम कहां पर करते हैं? देखो याद रखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते कभी भी। ये कहां काम करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही काम करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 30 एंजाइम होते हैं। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करने वाले हार्मोन क्या करते हैं? उनमें से कुछ को एक्टिव कर देते हैं और कुछ को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जो एक्टिव हो जाते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो याद रखना, जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड जो हार्मोन हैं, वो प्लाज्मा, उनका टारगेट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंजाइम। और जो इंट्रासेलुलर है उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है जीन्स एंड डीएनए। ये क्या करते हैं? या तो डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। या फिर क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मोड ऑफ एक्शन क्या है? याद रखना, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन है, इनका इनडायरेक्ट है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर जैसे एएमपी, साइक्लिक एएमपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और CA++ जैसे मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन के हार्मोन की बात कर रहे हैं। और पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड। और ये जो दूसरा है जो कि जिसका रिसेप्टर कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, ये डायरेक्ट काम करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? अब यहां से, अब देखो यहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं। बेटा इसका जितना फंडामेंटल था, सारा फंडामेंटल हमने देख लिया है, फंडामेंटल का हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है। अब फंडामेंटल के बाद हमें बात करना है। फंडामेंटल के बारे में जितना भी हमें स्टडी करना था हमने कर लिया है। अब फंडामेंटल के बाद हमें बात करना है कि आखिर ये हार्मोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें पहले हम बात करेंगे उन हार्मोन के बारे में जो कहाँ काम करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम उन हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर काम करते हैं। तो चलो इनके फंक्शन को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखो जरा, इनका फंक्शन देखो। देखो अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड जो हार्मोन है, इसमें कौन से आते हैं? प्रोटीनियस एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है। अब जरा बेटा ध्यान से इस बात को सुनना, ध्यान से देखना। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इसका रिसेप्टर है। देखो ये इनएक्टिव हार्मोन है। इनएक्टिव हार्मोन क्यों है? क्योंकि इसके साथ में कुछ ना कुछ डीएक्टिवेटेड अमीनो एसिड का एक स्मॉल चेन इसमें जुड़ा हुआ है। डीएक्टिवेटेड अमीनो एसिड का स्मॉल चेन इसके अंदर जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज इनएक्टिवेटेड। अब रिसेप्टर क्या करेगा कि इसका डीएक्टिवेशन वाला जो पार्ट है उसको तो अलग कर देगा। गॉट इट माय पॉइंट? ध्यान से देखो, ये रिसेप्टर है और इसमें ही जुड़ा हुआ है ये इनएक्टिव, ये हार्मोन है और ये हार्मोन को इनएक्टिव करने वाला कंटेंट है। गॉट इट माय पॉइंट? रिसेप्टर क्या करेगा? इसको अलग कर देगा। रिसेप्टर अलग हो जाएगा तो हार्मोन एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा जरा समझने का प्रयास करो। देखो अब ये इनएक्टिव हार्मोन सबसे पहले, अब ये इनएक्टिव हार्मोन कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है। इनएक्टिव हार्मोन का क्या हुआ? एक्टिवेशन हो गया। अब देखो, ठीक है, इसका एक्टिवेशन हो गया इनएक्टिव हार्मोन का। अब ये क्या करेगा? देखो अब ये याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये नहीं जाएगा। ठीक है। अब इसका जो पहला रिस्पॉन्स है,
रिस्पॉन्स फर्स्ट ये क्या करता है, अपने सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिव करता है या उसका सिंथेसिस करता है। जैसे ये नॉर्मल कैल्शियम को एक्टिव और आयनिक कैल्शियम में बदल देगा। नॉर्मल कैल्शियम इसका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, लेकिन एक्टिव और आयनिक कैल्शियम इसका सेकेंडरी मैसेंजर है। गॉट इट माय पॉइंट। दूसरी बात, ये सिंपल एएमपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देगा। जो सिंपल एएमपी है उसे साइक्लिक एएमपी में बदल देगा। मतलब इसने क्या, अब साइक्लिक एएमपी इसका सेकेंडरी मैसेंजर है, सिंपल एएमपी इसका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। मतलब इसका रिस्पॉन्स फर्स्ट क्या है, अपने सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिव करना, प्रिपेयर करना, सिंथेसिस करना, मॉडिफाई करना। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो सेकेंडरी मैसेंजर इसका तैयार है। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, ये सेकंड और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पर काम करेगा। बेटा अच्छी तरह से याद रखना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन के बारे में। उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था, सेकंड मैसेंजर को तैयार करना। इसने सेकंड मैसेंजर को तैयार कर दिया, मतलब हार्मोन का काम खत्म हो गया। अब सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, सेकंड या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को दिखाएगा। इसमें क्या होगा, ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड जो हार्मोन है, याद रखना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। कहां रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और एक ही काम करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या देगा, सेकंड मैसेंजर को बना देगा। इसके बाद का काम कौन करेगा, सेकंड मैसेंजर। देखो ये सेकंड या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले 30 एंजाइम में कुछ को एक्टिवेट कर देगा। अब सेकंड मैसेंजर का काम खत्म। अब कौन काम करेगा, थर्ड या, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हार्मोन जो कि एंजाइम जो कि एक्टिवेट हुए हैं, अब वो काम करेंगे और वो अपना थर्ड या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे। क्या देंगे, थर्ड और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और उससे थर्ड और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ये एंजाइम अपना अपना काम करेंगे और जो भी इनका प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे। जैसे प्रोडक्ट लाइक ओवेरियन ग्रोथ, जैसे ओवरी का ग्रोथ होना। ओवरी का ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्रियम का बनना, या और भी कई सारे इस काम हैं इसके। तो याद रखना, फर्स्ट मैसेंजर मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स मतलब इसके सेकंड मैसेंजर का बनना, सेकंड रिस्पॉन्स मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइम का एक्टिवेशन, और थर्ड जो है रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इन एंजाइम का अपना फंक्शनिंग। चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब थोड़ी इसी को अलग तरीके से हमने यहाँ लिखा हुआ है, बात सेम है इसलिए उसको बहुत ज्यादा। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन एक्शन। अब बात करें स्टीरॉयडल हार्मोन कैसे काम करते हैं। याद रखना ये इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर बाउंड हार्मोन हैं। अब जरा इनके फंक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब देखो ये हार्मोन कैरियर के साथ जुड़कर कहां तक पहुंचेंगे, रिसेप्टर तक पहुंचेंगे, जो कहां पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर है। ठीक है, और यहां पर इनका एक्टिवेशन वैसे ही हो जाएगा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड उसका हार्मोन का होता था। अब ये यहां से अंदर पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, अब ये अंदर पहुंचेंगे न्यूक्लियस में। इन्हें आगे का काम कहां करना है, न्यूक्लियस में करना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो देखो ये यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पहुंचने पर क्या बना, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स के बाद ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा न्यूक्लियस के अंदर। देखो पहुंच गया, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या होगा, डीएनए से अटैच हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये हार्मोन डीएनए के साथ अटैच हो गया। अच्छा, जिस पोर्शन पे अटैच होगा डीएनए की, उतने पोर्शन का क्या हो जाएगा, उतने पोर्शन का क्या हो जाएगा,
अब इसका अनकॉइलिंग हो जाएगा। अब या तो इसका अब इतने पोर्शन का या तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन बनेगा तो ये एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा जिससे प्रोटीन बनेगा। और एनसीईआरटी ने इसको लिखा है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करेगा तो ये डीएनए बनाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर रेप्लिकेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये डीएनए बनाएगा। बेटा इन्हीं सब बातों को यहां पर हमने लिखा हुआ है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एट जीन, फिर डिटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर with gene, expression of related gene और replication और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बेटा यहां पर हार्मोन के बारे में जितना हमें पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना हमें जानना था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्मोन के बारे में अब और कुछ भी हमें डिस्कशन नहीं करना है बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लेकिन उसके पहले एसर्शन और रीजन के कुछ एक टेस्ट हम लोग यहां डालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तो ये सारे लेक्चर आपको 2 बार 3 बार देखना है और उसके बाद या तो डायग्राम बना लें, अगर बनाने का समय नहीं है तो नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लें। गॉट इट बाय माइंड? आपके एग्जामिनेशन तक मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर कुछ ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है तो वहां तक मेरे वीडियो को निश्चित रूप से पहुंचाएं ताकि एजुकेशन सभी व्यक्तियों को मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट।